जब भी हम दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ही आती है। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता है। ये नाम एक ऐसी चाइनीज कंपनी का है जो लगभग पूरे चाइना को कंट्रोल करती है, और ये कंपनी है टेंसेंट, जो कि सैमसंग, मास्टरकार्ड, फेसबुक और यहाँ तक कि टोयोटा से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। ये ऐप बनाती है, गेम बनाती है, मूवीज प्रोड्यूस करती है या फिर पेमेंट ऐप है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कंपनी ऑलमोस्ट ये सारे ही काम करती है। इन सब कामों के अलावा टेंसेंट लगभग सभी बड़ी कंपनीज जैसे कि स्पॉटिफाई, पबजी, स्नैपचैट और टेस्ला में स्टेक भी रखती है, जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। टेंसेंट की होम कंट्री चाइना में सब इस कंपनी को जानते हैं क्योंकि ये कंपनी चाइनीज लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टेंसेंट की ऐप वीचैट, जिसे सुपर ऐप भी कहते हैं, उसे भी चाइना की ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन यूज करती है। चाइना में हर इंसान वीचैट पर ऑन एन एवरेज 4 घंटे स्पेंड करता है। वहीं यूएसए में सभी सोशल मीडिया ऐप को मिलाकर ही ऑन एन एवरेज हर यूएसए सिटीजन 2 घंटे स्पेंड करता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये ऐप किस तरह से लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रही है। और लोग इस ऐप को इतना यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक ऐप के अंदर ही आपको सारी ऐप जैसे कि Amazon, ओला, इंस्टाग्राम, फोनपे, जूम, गूगल, व्हाट्सएप, गाना.com, नेटफ्लिक्स, टिंडर एक ही जगह मिल जाते हैं। तो लोगों को और किसी ऐप पर जाने की जरूरत ही नहीं। एक ऐप होने से लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। एक ही ऐप से आप बिल भी पे कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और हर तरह से कनेक्टेड भी रह सकते हैं। पर इस सब से आपका सारा डेटा एक ही कंपनी के पास चला जाता है और इनडायरेक्टली वो कंपनी आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकती है। ये चीज खतरनाक तब हो जाती है जब इस डेटा का पूरा एक्सेस चाइना की गवर्नमेंट के पास होता है, जो कि वीचैट को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सर्विलेंस ऐप बना देता है। इस ऐप के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट चाइना के लोगों पर पूरी तरह से निगरानी रखती है। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी कहते हैं तो वो मैसेज या पोस्ट डिलीवर्ड ही नहीं होता, और अगर हो जाता है तो कस्टमर को जेल तक हो सकती है। चाइना के एक सिटीजन चैन शॉली ने वीचैट पर चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की आलोचना कर दी थी, जिसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था। इस सबसे तो यही लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है लोगों को पता चले कि अगर वो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस डर से वे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना बोलें। डिजिटल एरा में गवर्नमेंट्स ऐप के डेटा के थ्रू सर्वेलेंस रखती है, पर चाइना इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। वो अपने सिटीजन की हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है और उनके बिहेवियर को अपने फायदे के अकॉर्डिंग यूज करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अनुसार डेटा प्राइवेसी में टेंसेंट को 0 रेटिंग मिली है, क्योंकि टेंसेंट लोगों का 100% डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देता है। टेंसेंट अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से अपने सारे कंपटीशन को जड़ से ही खत्म करने में सफल रहा है, और अब वो चाइना में अपनी मोनोपोली बनाने के बाद दुनिया की बाकी कंपनीज में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेंसेंट ने रेडिट, स्नैपचैट, टेस्ला, स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड और यूनिवर्सल म्यूजिक में भी इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है। टेंसेंट की गेमिंग डिवीजन नाइंटेंडो और EA के बराबर है। टेंसेंट इतनी वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि उनके पास 100% राइट गेम, 40% फोर्टनाइट, 40% लेजेंड ऑफ लीग और इसके साथ साथ पबजी के भी मेजॉरिटी स्टेक हैं। और यही सारी चीजें टेंसेंट को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल गेमिंग कंपनी बनाती है। उसी के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे पेमेंट में वीचैट पे वैल्यूएशन ऑलमोस्ट पेपैल के बराबर है। और वहीं टेंसेंट मूवीज भी प्रोड्यूस करता है, जैसे हाल ही में आई मैन इन ब्लैक, और उसी के साथ NBA की व्यूइंग राइट्स भी ओन करता है। एक बार NBA की टीम के मैनेजर ने चाइना के अगेंस्ट कमेंट कर दिया था, फिर टेंसेंट ने उनकी टीम का मैच दिखाने से ही मना कर दिया था। फिर बाद में जब मैनेजर ने वो ट्वीट डिलीट करा, तब जाके टेंसेंट ने उनके मैचेस की स्ट्रीमिंग अलाउ करी। ऐसा भी कह सकते हैं कि चाइना इनडायरेक्टली टेंसेंट के थ्रू दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इंडिया में वीचैट को बैन भी कर रखा है। चलिए अब ये देखते हैं कि टेंसेंट की जर्नी शुरू कैसे हुई। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क को तो सब जानते ही हैं, पर टेंसेंट के CEO के बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, क्योंकि टेंसेंट के फाउंडर पोनी मा पब्लिक स्पीकिंग में इतने एक्टिव नहीं हैं। वे इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं और बचपन से ही कम बोलना पसंद करते हैं। एक दिन पोनी मा इंटरनेट पर ब्राउज कर रहे थे, तभी उनकी नज़र ICQ ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि अननोन लोग एक रूम में चैट करा करते थे। इसी को कॉपी करते हुए पोनी ने अपने स्कूल के 3 दोस्तों के साथ मिलकर सेम चैट प्लेटफॉर्म बना दिया और इसका नाम OICQ रख दिया। ये सेम ICQ की तरह ही था, बस इसे थोड़ा चेंज करके चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया गया।
वैसे चाइना में ऐसा करना आम बात है, जैसे बाइडू ने गूगल को कॉपी कर लिया, अलीबाबा ने ईबे को, उसी तरह ICQ ने OICQ को कॉपी कर लिया। उन्होंने बस ICQ के आगे O लेटर लगाकर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था। पर पोनी ने चाइना के अकॉर्डिंग इस चैट प्लेटफॉर्म में काफी चेंजेस किए, जैसे कि इसकी इंस्टॉलेशन फाइल को बहुत कम साइज का बनाया गया ताकि कोई भी इसे स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी डाउनलोड कर सके, और उसी के साथ इस चैट में आप अननोन लोगों से भी बात कर सकते थे। धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में 500 यूजर्स हो गए, और देखते ही हर दिन हजारों की तादाद में यूजर्स बढ़ने गए। इस सब के बावजूद भी पोनी स्ट्रेस में थे, क्योंकि उन्हें और सर्वर की जरूरत थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ICQ की पेरेंट कंपनी AOL ने टेंसेंट पर कॉपीराइट केस भी कर दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए फिर पोनी ने कंपनी को बेचने की कोशिश की, पर लो प्रॉफिटेबिलिटी और लॉ सूट के चलते कोई टेंसेंट को खरीदने को राजी नहीं था। तभी पोनी को वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में पता चला, जो कि कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। फिर क्या था, पोनी ने तुरंत चाइना की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म IDG के हेड के साथ मीटिंग की, और IDG के हेड पोनी से बहुत खुश हुए और 40% स्टेक के बदले $2.2 मिलियन इन्वेस्ट करे, और इस तरह से उनकी कंपनी बैंकरप्सी से बच गई। और लॉ सूट से बचने के लिए पोनी ने OICQ का नाम बदलकर QQ रख दिया। डे बाय डे QQ के यूजर्स बढ़ते ही जा रहे थे। जहां एक साल में QQ के यूजर्स 1 मिलियन थे, वहीं दूसरे साल में यूजर्स 50 मिलियन के भी पार चले गए थे। यूजर्स तो बढ़ते जा रहे थे, पर टेंसेंट को प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं मिल रहा था। इसके लिए पोनी ने कई प्लान बनाए, जैसे बैनर एड्स, कंपनी को पर्सनल चैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, पर कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने यूजर्स से फी लेना भी स्टार्ट कर दिया, पर इससे उनके यूजर्स ड्रास्टिकली कम होने लगे, जिसके चलते टेंसेंट को मेंबरशिप हटानी पड़ी। टेंसेंट को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी टेंसेंट के एक एम्प्लॉय ने कोरिया की चैटिंग साइट Seklan.com में कस्टमाइज अवतार का ऑप्शन देखा, जिसमें लोग अपने अवतार की ड्रेस चेंज करने के लिए पैसे दे रहे थे। तो फिर क्या था, चाइना की बाकी कंपनीज की तरह टेंसेंट ने भी इस कंपनी को पूरा कॉपी कर लिया और QQ चैट में ये फीचर ऐड कर दिया। इस फीचर के थ्रू अब लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर में डिजाइनर क्लोथ और ज्वेलरीज ऐड कर पा रहे थे। ये फीचर देखते ही देखते बहुत फेमस होने लगा और इससे अब QQ अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। साथ ही QQ पर यूजर्स तो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे और टेंसेंट के प्रॉफिट्स भी। तभी 2004 में MSN, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की चैट सर्विस थी, चाइनीज मार्केट में एंटर करती है। ये QQ के लिए डायरेक्ट कंपटीशन था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसे के साथ साथ अच्छे रिसोर्सेज भी थे, पर QQ ने हार नहीं मानी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हेड टू हेड कंपटीशन करा और अपनी इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग और चाइनीज लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के चलते माइक्रोसॉफ्ट को इस रेस में पछाड़ दिया और लोकल चाइनीज सर्वर की वजह से QQ MSN से काफी फास्ट भी था। इसके बाद तो जैसे टेंसेंट का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने चैट प्लेटफॉर्म में न्यूज, डेटिंग जैसे और भी कई न्यू फीचर ऐड करे। टेंसेंट ने फिर अपना होराइजन और एक्सपेंड करने के लिए गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और चैट प्लेटफॉर्म में गेमिंग का ऑप्शन भी ऐड कर दिया। फिर टेंसेंट ने फॉरेन गेम का लाइसेंस लेकर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे अब टेंसेंट बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। फिर उन्होंने खुद की ही एक गेम बनानी स्टार्ट की, जिसका नाम था QQ स्पीड। ये मारियो स्पीड की कॉपी थी। अब तक टेंसेंट को यह भी समझ आ गया था कि उनको अगर और तेजी से बढ़ना है तो टेंसेंट को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। फिर क्या था, उन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और साथ ही अपने प्लेटफॉर्म में ऐड करते गए, जिससे कि न्यू स्टार्टअप को अच्छा एक्सपोजर मिलता और कंपनी की सक्सेस फिक्स होने की वजह से टेंसेंट को प्रॉफिट भी मिल जाता और कंपनी का साइज भी इंक्रीज हो जाता। अभी टेंसेंट एक इंक्यूबेटर की तरह काम कर रही थी, जो कि न्यू स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी, जिसके बदले वो उनकी इक्विटी रख लेते थे। 2010 में मोबाइल इंटरनेट का ट्रेंड बढ़ रहा था। अब लोग कंप्यूटर की जगह फोन ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, जिसके चलते टेंसेंट ने डिसाइड करा कि वो व्हाट्सएप और किक की तरह मैसेजिंग सर्विस ऐप बनाएंगे। इनफैक्ट पोनी ने व्हाट्सएप को परचेज करने का ऑफर भी दिया, पर उनकी बैक सर्जरी के चलते मीटिंग आगे नहीं बढ़ पाई और इसी का फायदा उठाते हुए मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। फिर 2011 आते आते टेंसेंट ने अपनी खुद की मैसेजिंग ऐप WeChat लॉन्च कर दिया। स्टार्टिंग में ये ऐप ज्यादा फेमस नहीं था, पर तभी टेंसेंट ने अपनी इस ऐप में स्पीच टू टेक्स्ट का फीचर ऐड कर दिया, जिससे कि जो भी हम बोलेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। ये फीचर लोगों को बहुत पसंद आया, पर ये आइडिया भी टॉक बॉक्स नाम की ऐप से चुराया हुआ था। इसके अलावा WeChat में और भी फीचर ऐड कर दिए गए, जैसे कि मोमेंट, जो कि फेसबुक का कॉपी वर्जन था, जहां लोग करंट मोमेंट्स को शेयर करते थे। साथ ही ब्लॉगिंग का ऑप्शन भी ऐड कर दिया। इस सब के चलते महज एक साल में WeChat पर 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर हो गए थे, जो कि इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया ऐप बनाता है। फॉर योर रेफरेंस, इस आंकड़े को अचीव करने में फेसबुक को 5 साल लग गए थे। WeChat का यूज डेटिंग ऐप की तरह भी हो रहा था,
क्योंकि अब लोग अननोन लोगों से भी बात कर सकते थे। इसे टिंडर का अर्ली वर्जन भी कह सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वीचैट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बाय एक्सीडेंट ही बना था। चाइना में न्यू ईयर फेस्टिवल सीजन में रेड पैकेट देने का चलन होता है, जिसमें रिलेटिव बच्चों को पैसे देते हैं। इस चीज का ध्यान रखते हुए वीचैट में न्यू ईयर सीजन के टाइम रेड पैकेट का फीचर ऐड कर दिया, जिसमें अब लोग वीचैट के थ्रू अपने रिलेटिव्स को पैसे भेज सकते थे। जिसका फायदा ये हुआ कि वीचैट पर फेस्टिवल सीजन में 75 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिसे देखते हुए टेंसेंट को समझ आ गया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही फ्यूचर होने वाला है। फिर क्या था, टेंसेंट ने वीचैट पे का फीचर परमानेंटली ऐड कर दिया। अब लोगों को पैसे भेजने के अलावा उसे यूजर्स इससे मॉल्स, शॉप्स में पेमेंट के लिए भी यूज करने लगे थे। 2017 में तो वीचैट ने रिवॉल्यूशन ला दिया। उन्होंने अपने एक मिनी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने अपनी सारी ऐप इंटीग्रेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो वो भी वीचैट से कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो भी आप वीचैट से ही कर सकते हैं। और अगर टिकट बुक करना है तो वो भी आप वीचैट से कर सकते हो। इससे अब लोगों को सारी फैसिलिटी एक ही ऐप में मिल रही थी। साथ ही वीचैट का इंपॉर्टेंस चाइना में बढ़ता ही जा रहा था। ऑन एन एवरेज हर यूजर वीचैट पर 4 घंटे स्पेंड करता था। ये सब कामयाबी के पीछे टेंसेंट और चाइनीज गवर्नमेंट की बहुत बड़ी साझेदारी जुड़ी हुई है। चलिए अब जानते हैं टेंसेंट एंड चाइनीज गवर्नमेंट के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। डे बाय डे वीचैट पर यूजर बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे टेंसेंट के पास लोगों का बहुत सारा डेटा हो गया था और वो इससे लोगों के डेली रूटीन को कम्प्लीटली इफेक्ट कर सकते थे। इसी को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने टेंसेंट से हाथ मिलाया और अब गवर्नमेंट टेंसेंट के थ्रू लोगों पर प्रॉपर सर्वेलेंस रख रही थी। कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी मैसेज या पोस्ट करता था तो या तो वो डिलीवर्ड ही नहीं होता था, और अगर हो जाता तो उस यूजर के अगेंस्ट कंप्लेन हो जाती थी और उसे जेल तक जाना पड़ता था। धीरे धीरे गवर्नमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है और टेंसेंट को सेंसरशिप के लिए हजारों एम्प्लॉय हायर करने पड़ रहे हैं। पर टेंसेंट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनका मैक्सिमम बिजनेस चाइना में है और सर्वाइवल के लिए उन्हें गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ती है। गवर्नमेंट की बात ना माने और उनके आलोचना करने पर कहीं उनका भी हाल अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा की तरह ना हो जाए। इस वजह से भी टेंसेंट ग्रुप गवर्नमेंट के अनुसार काम करती है। इवन गवर्नमेंट को खुश रखने के लिए टेंसेंट ने हेल्थ केयर गेम भी बनाई, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रमोट करा गया और सीपीसी पार्टी की खूब तारीफ भी की गई। टेंसेंट जानती है अगर उन्हें चाइना में बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को मानना होगा। इस सब के चलते टेंसेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंज करा और अब वो दूसरी कंट्रीज की सक्सेसफुल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी कंपनी का फ्यूचर चाइनीज गवर्नमेंट के हाथों में ना हो और उनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा होता जा रहा है। इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, EA गेम्स और टेस्ला भी शामिल हैं। अभी टेंसेंट किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा, वो बस एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई है। इन शॉर्ट, टेंसेंट की शुरुआत एक डेस्कटॉप चैट QQ से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने नए नए फीचर्स ऐड किए और टाइम के साथ वीचैट लॉन्च कर दिया। फिर उसमें पेमेंट ऑप्शन ऐड किया, फिर 2-3 सालों में वीचैट को एक सुपर ऐप बना दिया, जिससे अब लोग एक ही ऐप में सारे फीचर एंजॉय कर रहे हैं। और अगर कोई टेंसेंट का कंपटीशन बनाता है तो टेंसेंट उसे भी खरीद लेता है या तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये सब करने के लिए उनके चाइनीज गवर्नमेंट के टाई अप बहुत काम आते हैं, जिसके बदले टेंसेंट चाइनीज गवर्नमेंट की सेंसरशिप में पूरी हेल्प करता है। टेंसेंट ने अपनी एग्जिस्टेंस को चाइना से बाहर एक्सपेंड करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज और टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। रिसेंटली टेंसेंट की मार्केट कैपिटल में कमी आई है, जिस वजह से काफी ले ऑफ्स भी हुए हैं, पर अभी भी टेंसेंट ग्रुप $100 of billion कंपनी है, जिसके पास 1 बिलियन से ज्यादा का यूजर बेस है। पर टेंसेंट का चाइनीज गवर्नमेंट को खुश रखना और बाकी वर्ल्ड को खुश रखने की फाइट तो चलती ही रहेगी, बट अल्टीमेटली टेंसेंट एक ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेस है। जहां पोनी मा के पास सिर्फ $1500 थे, वहीं उन्होंने $450 बिलियन का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। साथ ही टेंसेंट के कुछ डार्क साइड तो है ही, पर उन्होंने कुछ बेहतरीन ऐप जैसे वीचैट एंड वीचैट पे तो लॉन्च करा ही है, जिससे चाइना के लोगों की काफी लाइफ इजी हो गई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको टेंसेंट की स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।